ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी बी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है? Subscribe and press the bell icon and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक साइकिल, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सभी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, लगभग 10 या 11 वीडियोस मैंने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बनाई हैं। सभी के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करके मेरी सारी की सारी वीडियोस सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, ये सब देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा लेंथी ये वीडियो नहीं होगी, लगभग 10 या 20 मिनट की वीडियो होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि हम इस लॉ को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी थर्मोडायनेमिक लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जितने भी थर्मोडायनेमिक लॉज हैं, ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमको मिले हैं। ठीक है, इनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। तो अगर आप मेरे को ये कहेंगे या किसी को भी ये कहेंगे कि मेरे को इस लॉ को डिराइव करके बताओ, तो वो ये लॉज डिराइव नहीं कर सकता है। जितने भी थर्मोडायनेमिक लॉज हैं वो सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बने हैं। साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस कह लीजिए या फिजिसिस्ट कह लीजिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिले उनको इन्होंने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऐसे नाम दिया। ठीक है ना। तो ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमको मिले हैं। जितने भी थर्मोडायनेमिक लॉज हैं वो सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मिले हैं हमको। इनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, इनको कोई भी मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें ये लॉज मिले हैं। ठीक है ना। तो ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आपको भी कोई कहे कि इनका प्रूफ क्या होता है तो आप प्रूफ नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता और कोई टीचर ये नहीं बता सकता कि इनका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। ठीक है ना। इनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये सारे लॉज हमें मिले हैं। ठीक है ना। ये जितने भी लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक लॉज हैं, ये सभी हमको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मिले हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि इनका डेरिवेशन क्या होगा, ये कहां से डिराइव हुए, इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, ये कोई भी डिराइव नहीं कर सकता है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि जीरोथ लॉ को हम जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं। ठीक है, 1830 से 1850 के बीच फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गए थे। ठीक है ना। 1830 से 1850 के बीच फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गए थे। ठीक है ना। अब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना जरूरी था। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना जरूरी था, क्योंकि तब तक कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं आया था। एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, उन्हें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल गया, उनको जो रिजल्ट्स मिले उन्होंने उनको नाम दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अब इस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना था, है ना। तो 1931 में एक साइंटिस्ट हैं
या यूं कह लीजिए एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे फाउलर। 1931 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन कह लीजिए फाउलर, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताया, यानी कि जिन्होंने किसके बारे में बताया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया। इन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए और उन एक्सपेरिमेंट से निकले हुए रिजल्ट्स को इन्होंने क्या बोला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला। अब क्यों बोला जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना था। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर 1931 में आया, जो कि हमें दिया फाउलर ने, ठीक है ना। 1830 और 1850 में फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गए थे, ठीक है। और जो हमारा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर था, जिसकी मदद से हमको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना था, वो आया 1931 में, ठीक है। तो इस कारण से फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ना था, और क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ना था, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बाद में आया, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बाद में आया। फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1830 से 1850 के बीच आ गए थे, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना था। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आया 1931 में, तो फर्स्ट लॉ से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ना है। तो 1 और 2 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो इसे क्या नाम दे दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, क्योंकि सबसे पहले अब हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ना है। अगर हम कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझ लेंगे तो हमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस लॉ को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में आया, लेकिन ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले पढ़ा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है ये क्या होता है। इफ बॉडी A is in thermal equilibrium with body B and separately body B is in thermal equilibrium with body C, then body A and body C are also in thermal equilibrium with each other, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। इफ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी B एंड सेपरेटली, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सेपरेटली बॉडी B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C, then body A and body C are also in thermal equilibrium with each other. Body A and body C are also in thermal equilibrium with each other, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई बॉडी है A, ये बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
यहां देखिए, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, मान लीजिए कोई बॉडी है ए जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका टेम्परेचर भी क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगी, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। तो यहां देखिए, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड सेपरेटली यहां ध्यान दीजिएगा, सेपरेटली बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, बॉडी बी जो है वो बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, बॉडी बी का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बॉडी सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी ए बॉडी बी के साथ, और दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एंड सेपरेटली बॉडी बी बॉडी सी के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेपरेटली वर्ड का क्यों यूज लिया, क्योंकि यहां बॉडी ए और बॉडी सी के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना, बॉडी ए और बॉडी सी के बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट यहां आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सेपरेटली वर्ड यूज लिया है। सेपरेटली वर्ड का मतलब क्या है कि बॉडी ए और बॉडी सी के बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉडी ई बॉडी ए बॉडी बी के साथ कांटेक्ट में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन बॉडी सी और बॉडी ए के बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां वापस से देखिए, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, यानी कि बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी सेपरेटली बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और बॉडी सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, बॉडी ए और बॉडी सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। देख लीजिए, यहां बॉडी ए का टेम्परेचर भी 50 है और बॉडी सी का टेम्परेचर भी 50 है। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर बॉडी ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी बी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अगर बॉडी ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी बी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, हमको पहले से ही पता है कि बॉडी बी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी सी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, बॉडी सी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री होगा। बॉडी सी तभी तो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका टेम्परेचर बॉडी बी के बराबर होगा। ठीक है ना, बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी बी और बॉडी सी का टेम्परेचर बराबर है। तो अब यहां देखिए, यहां से हम ये देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, अगर TA इक्वल्स टू TB है और TB इक्वल्स टू TC है, तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि TA बराबर TC होगा, यानी कि बॉडी ए और बॉडी सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। बॉडी ए और बॉडी सी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि बॉडी ए और बॉडी सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर बॉडी ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो बॉडी सी भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। तो हम यहां ध्यान से देखिए, हमने ये दोनों बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, ए और सी दोनों बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में हुए हमने ये बता दिया कि बॉडी ए और बॉडी सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, बॉडी ए और बॉडी सी के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनके बिना कांटेक्ट में आए भी हमने ये बता दिया कि बॉडी ए और बॉडी सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यहां हम क्या कह सकते हैं कि विदाउट ब्रिंकिंग बॉडी ए एंड बॉडी सी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, वी कैन इजीली टेल दैट
वेदर टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। बिना इन दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाए हुए हम इजीली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से ये बता सकते हैं कि ये दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। वापस बोल रहा हूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से बिना इन दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाए हुए हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये जो दो बॉडीज हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम किसी भी दो बॉडीज को बिना कांटेक्ट में लाए हुए ये बता सकते हैं कि वो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।